नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी के लिए अर्थात जूनियर की एसएसटी इस वीडियो में आपको कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन रहेंगे जो संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो सके। मैं आपसे कह दूं कि इस वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, एसएससी का कंटेंट भी आपको बताऊंगा, आपका रिवीजन भी करा दूंगा। सारा काम एक साथ आपका हो जाएगा। सिर्फ आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, बस चीज़ों को समझना है। जितना भी सिलेबस आपका यूपी टेट का एसएसटी का दिया गया है लगभग मैं हर वीडियो में आपको प्रत्येक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको सिलेबस के साथ साथ पूरा आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए, हर टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, रिवीजन पीवाईक्यू सब कुछ आपका हो जाए। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है जो कि कहता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, वरुण, बुध, शुक्र। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम अगर आपसे पूछ ले और पेपर में आ भी चुका है तो निकट भी आपका बुध हो जाएगा। राइट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमकीला ग्रह बोलते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, इन सभी नामों से किनको जानते हैं? शुक्र को जानते हैं, क्योंकि शुक्र का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के ही समान है। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह बताइएगा तो आपको बताना पड़ेगा बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है ये सर्वाधिक बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा सौर मंडल का। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है इसमें एक सिखों के गुरु थे, 9वें गुरु थे, क्रम के अनुसार 9वें गुरु थे, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या किसने करवा दी थी? इनकी हत्या 1675 में 24 नवंबर 1675 में औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया था। ठीक है ना, इनका सर कटवा दिया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इस्लाम ना स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब ने इनका शीश कलम करवा दिया, सिर कटवा दिया। 1675 की यह घटना घटित होती है। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है ना। और एक बात आपको और भी बता दूं, एक और आपके गुरु थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था उनका? अर्जुन देव उनका नाम था। इनको किसने मरवाया था या इनकी हत्या किसने की थी? तो जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव जो थे इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुर्रम की मदद कर दी, इसलिए इन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको भी मार दिया गया। ठीक, 2 गुरुओं की हत्या हुई है सिखों के, एक 9वें गुरु तेग बहादुर, 5वें गुरु अर्जुन की हत्या जहांगीर ने की है और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की है। औरंगजेब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे की क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध आपको बताना है। राणा सागा, मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी या अफगान। तो 1527 का युद्ध, इससे पहले बाबर ने 1526 की लड़ाई लड़ी थी। 1526 की लड़ाई को क्या बोलते हैं बताइए? पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। ठीक है ना, ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद राणा सागा के बीच में होता है खानवा का युद्ध 1527 में। ए विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल कहाँ स्थित है? एंजिल बताना है आपको। अफ्रीका में, कनाडा में, वेनेजुएला में या भारत में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वेनेजुएला में। आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल जो आपका एंजिल है ना वो वेनेजुएला में है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है टोडरमल अकबर के दरबार में किस विभाग के अध्यक्ष थे? टोडरमल ये वित्त मंत्री रहा करते थे, यानी कि वित्त राजस्व से संबंधित आपके थे टोडरमल। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है? जहाँ पर जीवन पाया जाता है
अर्थात कहने का मतलब है जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी तो जीवन है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्थल मंडल बोलेंगे, जैव मंडल बोलेंगे, वायुमंडल या जल मंडल। समझ लो इन चारों मंडलों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो 1 नंबर आपका यहीं पर पक्का हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का पहले राइट आंसर बता दूं, जहां पर जीवन पाया जाता है उसको बायोस्फीयर या जैव मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जैव मंडल को समझ लो। देखो, जैव मंडल जहां पर आपका स्थल भी होना चाहिए, है ना, जल भी होनी, जल पीने के लिए पानी होना चाहिए, और तीसरा आपकी हवा, ऑक्सीजन या वायु होना चाहिए। इन तीनों के संकीर्ण क्षेत्र को ही जैव मंडल बोलते हैं। जीने के लिए दोस्तों स्थल होना चाहिए। आप कहाँ पे हो, कहाँ पर हैं इस समय? स्थल पर ही तो हो। जल पीने के लिए जल, हवा, ऑक्सीजन, तो यही स्थितियाँ जहाँ पर उपलब्ध होती हैं उसको जैव मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, यहीं पर आपका जीवन पाया जाता है, जैव मंडल में ही। स्थल मंडल एक पृथ्वी का टुकड़ा कह लो या भूपर्पटी का भाग कह लो, स्थल मंडल, जहाँ पर स्थल ही स्थल। वायुमंडल जिसकी 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वो वाली जहाँ पर गैसें आपकी पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। जल मंडल जैसे झील, नदियाँ, सागर, ये सब कुछ आपका जल मंडल के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जैव मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लो, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली? किसने बदली थी दिल्ली से दौलताबाद? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। अब तुगलक के शासनकाल में एक अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी। अलबरूनी की किताब है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इसकी किताब है। ये भी पेपर में एक बार देखने को मिला है। अलबरूनी की किताब तहकीक ए हिंद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था, और वही शासक जिसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कन्वर्ट की थी। और कई लोग हमारी वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो अच्छे से आपका पूरा पेपर क्लियर करा दूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है, भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी कहाँ पर है? जीवित का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, जीवित है ना, सक्रिय, एक्टिव। तो बैरन द्वीप है ना, बैरन द्वीप में है आपका, ये वाला हो जाएगा बैरन द्वीप में। ठीक, करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, बैरन द्वीप आपका हो जाएगा। देखिए मित्र, आपके सिलेबस में एक तो पूरा चैप्टर ज्वालामुखी पर आधारित है, जिसमें ज्वालामुखी के प्रकार और विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों के नाम दिए गए, उनसे संबंधित देश भी दिए गए हैं। जहां तक आज तक मैंने पेपर यूपी टेट के उठा करके देखे हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपको ज्वालामुखी से देखने को मिला है। अब मैं सारे ज्वालामुखी को मात्र कुछ सेकेंड के भीतर में बता देता हूं, ताकि आपका 1 नंबर यहीं पर पक्का हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। इटली का एटना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इटली का एटना हो गया, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के द्वीप में है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। देखो, जो स्ट्राम्बोली है ना, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के द्वीप में है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है ना। और ये पेपर यूपी टेट में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद संसार का सबसे ऊंचा, ये भी पूछ सकता है पेपर में, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी। दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी ऊंचा है। सबसे ऊंचा कौन सा है? कोटोपैक्सी। ठीक, इतना कंप्लीट। उसके बाद सुप्त ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी कभी कभार होता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, ये कैसे हैं? ये सोए हुए हैं, ये सुप्त हैं, इसमें कभी कभार ही उद्गार होता है, संभावना बहुत कम होती है। शांत ज्वालामुखी क्या है? शांत, बिल्कुल शांत जो हो गए। कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, अब संभावना नहीं रहती है। जैसे म्यांमार का पोपा, अमेरिका का ओरेगन राज्य की क्रेटर झील, अमेरिका ओरेगन राज्य की क्रेटर झील शांत ज्वालामुखी में आती है। म्यांमार का पोपा भी शांत ज्वालामुखी में ही आता है। और विश्व के प्रमुख कुछ ज्वालामुखी हैं, इटली का एटना है, विसुवियस है, और भारत का बैरान,
जो अभी मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन में, भारत का जो बैरान द्वीप है ना, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे मिलान से पूछेगा, तब आपको करना पड़ेगा। जैसे एक तरफ देश दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ ज्वालामुखी। इटली का एटना और विसुवियस, भारत का बैरान, म्यांमार का पोप, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, फिलीपींस का मियान, जापान का फ्यूजियामा। सारे के सारे मैंने ज्वालामुखी आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। जितने भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये वाले नोट्स जिनको भी चाहिए, ये नोट्स मैं आपको बता दूं, ये नोट्स यूपी टेट एसएसटी के स्पेशल नोट्स हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस 60 नंबर का पूरा आपका दिया गया है। 60 नंबर का सिलेबस जो आपका है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो भी जान लो। इसमें आपसे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, म्यूजिक से, एग्रीकल्चर से, होम साइंस से, इन सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का वेनेजुला का एंजल है। ठीक है ना। और ठीक है ना। और भारत के प्रमुख जलप्रपात क्या है? शरावती नदी पर जोग है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है, नर्मदा नदी पर कपिल धारा है, व धुआंधार जलप्रपात है। ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ये नोट्स SCERT किताबों से बनाए गए नोट्स हैं। बिल्कुल जहां से पेपर का पूरा सिलेबस इन्हीं किताबों का दिया गया है, वही मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ऑथेंटिक चीज़ पढ़ोगे आप लोग तो पेपर बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग क्रैक कर पाओगे। जो पढ़ोगे वही पेपर में आएगा, तो पेपर क्रैक क्यों नहीं होगा, समझे आप लोग। तो वही कंटेंट मैं आपको ऑथेंटिक दूंगा। कोई थर्ड पार्टी का कंटेंट आपको, कोई किताब का रटा रटाया नहीं दूंगा। जो निर्धारित सिलेबस है वही कंटेंट आपको दूंगा, ताकि आपका ये वाला पेपर क्रैक हो जाए यूपी टेट का। जितने भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर जो जूनियर या प्राइमरी में कार्यरत हैं, उनको अगर टेट देना है तो ये वाले नोट्स अवश्य ले लें। और स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, नौकरी पानी है, तो वो भी इन नोट्स को अवश्य ले लें। नोट्स के साथ आप लोगों को पूछे गए सभी वर्ष के यूपी टेट के SST के PYQ भी मिलने वाले हैं। जैसे इन क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ोगे किताबों की तुलना में, आप लोग बिल्कुल कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट उसके सामने आंसर, क्योंकि मैंने इनको वन लाइनर फॉर्मेट में चेंज किया है। 2011 से 22 तक के सभी क्वेश्चन PYQ आपको मिल जाएंगे। अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नोट्स भी मिल जाएगा, PYQ भी मिल जाएगा। PYQ क्वेश्चन में 400 से अधिक क्वेश्चन आपके इसमें शामिल किए गए हैं। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। कहता है, चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच में लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध की अगर मैं बात करूं, ये आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और 1540 का कन्नौज का युद्ध जिसको बोलते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है ना, आ सकता है यूपी स्पेशल में। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आपके 1540 में भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। ठीक है ना। तो हुमायूं फारस से होते हुए भाग जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन कहता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। उत्तर आपका हो जाएगा पहला विकल्प 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। अगला आपके सामने कहता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया? तो इसने कब करवाया था अकबर ने? ठीक, तो अगर मैं अकबर की बात करूं, अकबर ने ये गुजरात विजय है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी विकल्प। अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस के लिए ऑक्सीजन तो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन से क्या होते हैं कि जो पौधे होते हैं ना, पौधों में वृद्धि में सहायक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे उत्तरदायी गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर कहता है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था। पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए हैं, तो कुल 3 युद्ध आपके लड़े गए हैं। पहला युद्ध 1526 में, पहला युद्ध फर्स्ट युद्ध जो 1526 का हुआ था, ये किन किन के बीच में हुआ था। ये पेपर में आपसे छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं क्योंकि फैक्ट पर ही आपसे पूछी जाएंगी। तो 1526 का जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ना, ये बाबर और किसके बीच में हुआ था बताइए। बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम, मैं इब्रा लिख देता हूँ, इब्राहिम लोदी, ठीक। और दूसरा जो युद्ध हुआ था, सेकेंड जो युद्ध हुआ था आपका 1556 में, ये किसके बीच में हुआ था। यह युद्ध आपके अकबर के और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू, अकबर विजयी रहा इसमें, ये भी विजयी रहा। पहले वाले में बाबर विजयी रहा। जो तीसरा युद्ध था आपका 1763 में, कब, 1763 में नहीं, 1761 में लड़ा गया था। 1761 में आपका थर्ड युद्ध हुआ था। ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली, एक मराठों के पक्ष में थे सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली आपका था अफगान, इनके बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ये 3 युद्ध पेपर में आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि पेपर जो आपसे बनेगा वो डेट पर आधारित बनेगा, क्योंकि मैंने देखा है किताबों में आपकी डेट दी गई है एकदम सीरियल से। उन्हीं डेट को एक नज़र में आपको बताते हैं, सारे के सारे युद्ध यहीं पर आपको बता देता हूं। आपके पेपर के सिलेबस में कुछ तिथियों के बारे में भी एक सारणी दी गई है, जिनको मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ अपने नोट्स की सहायता से। जो यहाँ पर युद्ध हुए ना, वो मुख्य तौर पे पेपर में आते हैं, तो उन्हीं को मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक आपका आक्रमण ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, 1025 का महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। दूसरा 1292 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आपके हार गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। पानीपत का 1526 में प्रथम युद्ध, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर, ठीक। और 1527 में खानवा का युद्ध, 1530 में बाबर की मौत, हुमायूं राजा बना, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट युद्ध, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जो मैं बता रहा था, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था, इसने सदाशिव को हरा दिया। और उसके बाद यहाँ पर आधुनिक इतिहास की घटनाएं दी गई हैं। आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आपको यहाँ पर ये बहुत सारी डेट है, इनको एक ही नज़र में आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के समय को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो शाहजहां के काल को बोलते हैं, क्योंकि शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल शासक आप लोग कह सकते हो जिसने दिल्ली का किला और अपनी पत्नी के लिए, मुमताज़ के लिए, इन्होंने आगरा का ताजमहल बनवा दिया। और इनका जो काल था ना, ये स्वर्णिम काल कहा जाता था स्थापत्य कला के मामले में। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, सिनेवार किस धातु का अयस्क है। सिनेवार आपके पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, सिनेवार किसका धातु का अयस्क है, तो पारा का हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत काल में 40 दल का गठन किसने किया। 40 दल का गठन किसने किया बताइए। तो 40 दल, जिसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जानते हैं, तुर्कान ए चहलगानी, तो इल्तुतमिश ने 40 दलों का गठन किया। तुर्कान ए चहलगानी के नाम से इसको जानते हैं। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये जो सल्तनत काल की जो घटना है मुख्य तौर पे उनको भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये पूरा आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका। अगला देखो, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है, प्रशांत अटलांटिक को जोड़ती है, अरब सागर हिंद महासागर को जोड़ती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लाल सागर
को भूमध्य सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। पहला विकल्प करेक्ट। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, केन, छांदोग्य। मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इससे पहले की कई वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पर्वतारोही, जैसे अगर आपको पर्वत के ऊपर चढ़ना है या हमको ऊंचाई पर जाना है, तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? ऑक्सीजन घटती है, वायु दाब और वायु घनत्व दोनों क्या होते हैं? घटते हैं, तीव्रता के साथ घटते हैं। इसलिए पर्वतारोही जब अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो क्या होगा? मनोरंजन के लिए ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। आप कहोगे नहीं, ऑक्सीजन मनोरंजन के लिए नहीं। ऊपर वायु जो दबाव है ना और घनत्व है, ये कम है, ये कम है, यही राइट आंसर है। ऊपर गर्मी अधिक है, ऐसा कोई कारण यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से जुड़े मैं आपसे बता दूं, ठीक है ना, 3 से 4 फैक्ट बताए गए हैं। 3 से 4 फैक्ट जो कि आपको जान लेने अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि 3-4 फैक्ट से ही शायद एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, 1 नंबर आपका पक्का हो जाए। इसलिए मैं सारी चीज़ आपकी बता देता हूँ। चलिए इससे जुड़े हुए 3-4 फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। मैंने फैक्ट को इसलिए नोट डाउन में लिखा था, देखो, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। ये स्मरण योग्य बात है, इसको रट्टा मार लो आप लोग। बढ़ती ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे का मतलब घटेगी आपकी यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा, तापमान जो होगा वो भी घटेगा। पहली बात, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान टेम्परेचर घटेगा। इसीलिए हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना कैसी बन जाती है? कथन कारण वाले बन जाती है। अब कथन कहेगा कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, कारण बोलेगा कि इसीलिए हिमालय की जो सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फ जमी रहती है। इसको समझ लो। जैसे मैं यहाँ पर एक पर्वत बना दूं, इस प्रकार का कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे यहाँ पर ये पर्वत बना दिया मैंने, ये है पर्वत की ऊंची चोटी। यहाँ पर आप लोग खड़े हैं ज़मीन पे। जैसे ही आप लोग ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो होगा, आपका तापमान जो होगा वो घट जाएगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे वहाँ पर ऊपर आपको ठंडक महसूस होगी, अर्थात ठंड होगी, क्योंकि तापमान अगर माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पर आपकी बर्फ़ जम जाएगी। तो पर्वतों की चोटियों पर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम होता है। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है, और जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होता है, तापमान नकारात्मक होता है, बिल्कुल घट ही जाता है, माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पर आपकी बर्फ़ जम जाती है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि ऊपर जाओगे तो तापमान घटेगा, ऊपर जाने पर तापमान घटेगा। तो इसलिए पर्वतों के ऊपर आपकी सदैव बर्फ़ जमी रहती है। कारण कथन दोनों स्पष्ट मैंने कर दिए, ये फैक्ट पर आधारित है। 2 फैक्ट यहाँ पर क्लियर। तीसरा, बैरोमीटर वायुदाब मापी यंत्र है, माप की इकाई को मिलीबार कहते हैं। ऊंचाई के साथ वायु दाब भी घटता है, घनत्व दोनों कम होते हैं। इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। ठीक, ये बात मैंने क्लियर आपकी कर दी है यहाँ पर। और एक बात क्या है, वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। ये मैंने नोट और हाईलाइट क्यों किया है? इसके पीछे का कारण क्या रहता है? इसके पीछे का कारण है कि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग समझ सको। और इन दोनों के बीच का एक संबंध भी मैं आपको बता दूं, वायु दाब और तापमान में विपरीत संबंध है। कैसे विपरीत? जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायु दाब कम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तापमान टेम्परेचर जब अधिक होता है तो वायु दाब कम हो जाएगा, क्योंकि वायु दाब जो आपका अधिक होता है वो ठंडे क्षेत्र में होता है। अगर ठंडा क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। जब तापमान कम हो तो वायु दाब ज़्यादा होता है। इसीलिए जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा हो जाता है, थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा हो जाता है। अब ये पेपर में बन सकता है ना, इंटरेस्टिंग है। वायु दाब तापमान के ठीक विपरीत होता है। थर्मामीटर जब नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा, बैरोमीटर नीचा हो तो थर्मामीटर ऊंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, आज मैंने आपको बता दिया। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इतने भी लोगों को लगता है ये नोट्स मेरे पास होने चाहिए, तो देर किस बात की,
नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फटाक से इन नोट्स को ले लो। और एक पॉइंट और भी बताना मैं आपको भूल गया, फिर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायु कैसी बहती है? उच्च से निम्न दाब की ओर बहती है। अब सारे पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इस किताब को तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। तहकीक ए हिंद, अगर हिंदी में इस किताब को बोलें तो बोलेंगे भारत की खोज। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद का मतलब भारत की खोज। तो यह किताब अल बरूनी की है। किसकी है? अल बरूनी की है। ठीक। इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रिहला। रिहला किसकी किताब हो जाएगी? इब्न बतूता की किताब का नाम रिहला हो जाएगा। इब्न बतूता कौन था? ये था आपका मोरक्को का यात्री। फायान कौन था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, विक्रमादित्य के दरबार में आया था। पहला विकल्प उत्तर मैंने आपको बता दिया। पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा अल बरूनी। अब देखो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा? तारा। तारा पूछा है आपसे, ग्रह नहीं पूछा है। तारा और ग्रह में अंतर होता है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है, ग्रह नहीं है सूर्य। समझ लो आप लोग इस अंतर को, ताकि कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत करके आ जाओ। सूर्य क्या है? सूर्य एक स्टार है, तारा है। ठीक है ना। और सूर्य किससे मिलकर के बना है? हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों से मिलकर के बना है। आगे, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो सिकंदर लोदी की यहाँ पर बात करेंगे। 1504 में इसने आगरा शहर को बसाया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर आप मुझे चाहिए इसका कमेंट बॉक्स में, क्योंकि महासागर सबसे बड़ा छोटा आप लोगों को नहीं पता, फिर क्या पता? बताओ। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बहुत अनिवार्य है। करो कमेंट। अगला, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं की एक बहन थी। उस बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम उनकी बहन का नाम था। जिसने हुमायूं नामा की रचना की, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने की। और देखो अबुल फजल यहाँ पर दिया गया है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। ये अकबर का दरबारी मित्र था, लेखक था, विद्वान था, रहा करता था। अकबरनामा जो किताब है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली में आपके अकबर के पूर्वज आते हैं, दूसरे में अकबर की शासन की घटनाओं का वर्णन आता है, तीसरे में आपकी सांख्यिकी विवरण आता है, पद वेतन, सैनिक रख रखाव, रीति रिवाज, त्यौहार, कीमिया, दर्शन, फिलोसफी, सारा कुछ तीसरे पार्ट में आता है। तीसरे पार्ट को आईने अकबरी बोलते हैं, ये भी नोट कर लेना। आईने अकबरी किसको बोलते हैं? अकबरनामा का ही पार्ट है आईने अकबरी, तीसरे वाले पार्ट को बोला जाता है। ठीक। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह, बताओ। लेटा हुआ ग्रह नया क्वेश्चन, आप लोग पहली बार इसको देख रहे होगे। न्यू क्वेश्चन। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस को बोलते हैं। अगला, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है आपकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए, है ना। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को विकसित किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली, पहली बात कैसा पर्वत है? यह अवशिष्ट पर्वत है। कैसा? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, क्या दूसरी बात? अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं गुरु शिखर। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर बोलते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है ना, ये भी आपके गुरु शिखर में ही पड़ता है, अरावली पर्वत श्रृंखला में। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टोटाबेटा, अनाईमुड़ी, ये कहाँ की हैं दोस्तों? ये दक्षिण भारत की आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जिंदा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आ चुका है। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जिंदा पीर, मरा हुआ पीर नहीं बल्कि जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है।
जिंदा पीर। और औरंगजेब ने कौन से नंबर के सिख गुरु व उनका नाम क्या है, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर औरंगजेब यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल किसे माना जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया। एक सिखों के आपके 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनको मृत्युदंड किसने दिया था, बताइए। जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर मैं आपको बता दिया हूँ, जो जहांगीर था ना, और 1605 की यह बात है, 1605 नहीं 1606 की बात है। 1606 की यह घटना होती है अर्जुन देव के साथ। अर्जुन देव जहांगीर का पुत्र एक था आपका खुर्रम। कौन था, खुर्रम इसका पुत्र था। खुर्रम की मदद कर दी गुरु अर्जुन देव ने, तो जहांगीर ने इनको राजद्रोह के आरोप में इनको मरवा दिया। ठीक। कहाँ पर मरवाया था, लाहौर में। लाहौर में, ठीक, ये भी पता होना चाहिए। लाहौर में 1605 में खुर्रम की मदद करने के आरोप में 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। और 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। अगला देख लो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, बताइए। लोहा, निकेल, तांबा, ऑक्सीजन व सिलिका। भूपर्पटी में सबसे अधिक तो आपका, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें सियाल पाया जाता है। ठीक, सिलिका एंड एल्यूमिना। तो भूपर्पटी जहाँ पर है, ऑक्सीजन भी भूपर्पटी में ही पाया जाता है। आप लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन जैसे हम लोग परपटी पर ही हैं, पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो रही है क्या ऑक्सीजन, वो इसी में आपकी शामिल हो जाएगी। क्या होगा, सी विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक, करेक्ट। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। 1336 की बात है। 1336 में 2 भाई हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनकी राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी। राजधानी की अगर मैं बात करूँ, हम्पी। हम्पी इनकी राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य, ये लोग लड़ते रहते थे बहमनी साम्राज्य से आपस में, रायचूर दोआब के लिए। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हम्पी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक। और एक बात यहाँ पर ये वाली इंटरेस्टिंग है, जिसको आप लोग समझ लो। ये एक तो आपका था वहीं पर बहमनी राज्य, दूसरा था आपका विजयनगर साम्राज्य। दोनों रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग को अपना मानते थे और आपस में लड़ते थे। तो ये आपस में लड़ते क्यों थे, ये पेपर में आ चुका है। तो ये रायचूर दोआब लड़ने का कारण था, उपजाऊ मैदान था। बहमनी राज्य कहता था कि ये हमारा है, विजयनगर साम्राज्य कहता था ये हमारा है। तो लड़ते रहते थे आपस में। फिर विजयनगर ने 1370 में मदुरई को जीत लिया। ये भी एक घटना घटित हो जाती है। और ये 1-2 व्यक्ति हैं, इनको भी समझ लो, ठीक है ना। देखो, फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। पेपर में आया है क्वेश्चन कि वेधशाला दौलताबाद में किस बहमनी शासक ने बनवाई, तो फिरोज शाह बहमनी ने बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज़ाक था 1442-43 में विजयनगर की यात्रा की। तो विजयनगर में कौन यात्री आया था, अब्दुल रज़ाक आया था। इतालवी यात्री डोमिंगो भी कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है फैक्ट पर आधारित, उनको मैं बता देता हूँ आपकी मदद करने के उद्देश्य से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। मेरी वजह से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। अगला कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान भारत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। बिहार में एक जगह है आपकी, सासाराम जिला है आपका बिहार का। तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है।
अगला कहता है कि सौर मंडल का वह ग्रह जिसके चारों ओर स्पष्ट छल्ले हैं। तो छल्ले किनके ओर पाए जाते हैं? शनि के चारों छल्ले हैं आपके, शनि के चारों ओर छल्ले आपके पाए जाते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन अकबर। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता। इब्न बतूता की किताब क्या कौन सी हमने बताई आपको? किताब उल हिंद बताई ना आपको। किताब उल हिंद किसकी किताब हो जाएगी? ये किताब इब्न बतूता की हो जाएगी। इब्न बतूता कुछ गलत कर दिया ना हमने? जी हाँ, गलत कर दिया हमने आपके साथ। क्या बताने वाला था मैं? इब्न बतूता की किताब उल हिंद नहीं होगी, ये किताब है अल बरूनी की। इसको सुधार कर लीजिएगा आप बाय मिस्टेक। किताब उल हिंद किसकी किताब हो जाएगी? ये हो जाएगी अल बरूनी की। अल बरूनी की किताब हो जाएगी, ठीक, अल बरूनी की। और इब्न बतूता की किताब हो जाएगी रेहला। क्या हो जाएगी? रेहला इसकी किताब है, रेहला। ये दो किताब इम्पोर्टेंट हैं, सिलेबस में दिया गया है किताबों में। इब्न बतूता की रेहला, किताब उल हिंद, अल बरूनी की किताब हो जाएगी, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा जो मेरियाना ट्रेंच है ना, ये प्रशांत में है, पैसिफिक में है, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। न्याय की जंजीर के लिए कौन मुगल शासक जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर। अब देखो, इसको न्याय की जंजीर बोलते हैं जहांगीर को, जबकि जहांगीर ने सिखों के कौन से गुरु को मरवा दिया था? बताइए। 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। समझे आप लोग? ठीक है ना। न्याय की जंजीर बोलते हैं जहांगीर को। सिल्वा घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते? सिल्वा अफ्रीका, अमेजन बेसिन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो सिल्वा जो घास के मैदान है ना, ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन को बरसा वन के नाम से भी जाना जाता है। बी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 1398 में इसने किया था। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। दुर्ग, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी नदी अलग है, सहायक गंगा की एक सहायक नदी है यमुना जिसको बोलते हैं। ये सर्वाधिक लंबी नदी आपकी हो जाएगी। पहला विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। दीवान एक कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक ने की थी, है ना। फिरोज शाह नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान एक कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कहता अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब था। 1707 में खत्म कहानी इसकी। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पास स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, प्रवाल द्वीप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर सल्तनत काल में इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की थी। और इल्तुतमिश एक महत्वपूर्ण शासक है, इसने तुर्कान चहलगानी जैसी वो भी आपकी चलाई थी। अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, 1210 में गद्दी पर बैठा। वास्तविक संस्थापक सल्तनत काल का किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक आपको इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे संस्थापक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, परंतु अगर वास्तविक शब्द जोड़ दिया जाए तो इल्तुतमिश इसका उत्तर हो जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया। 40 दलों का निर्माण किया और 1236 में मर गया था। चांदी का टंका, तांबे का जीतल इसी ने ही चलाया था। ये सब कुछ मैंने नोट्स में समाहित कर दिया है। तो नोट्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग अवश्य कर लें। वीडियो को करते हैं यहीं पर द एंड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में,
है ना। हर टाइम आपका इम्पोर्टेंट है, हर क्षण हर पल बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको यूं ही मत गमा देना, कुछ कर लेना, ठीक। ओके।